नमस्ते, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है विराट राठौर और आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है? तो बच्चों हमने पहले क्या कवर किया था? हमने बात की थी बच्चों पहले पहले हमने बात की थी किस-किस के बारे में बच्चों हमने बात की थी? बच्चों हमने पहले बात की थी वेलोसिटी के बारे में, एक्सीलरेशन के बारे में, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन के बारे में भी हमने बात की थी। ठीक है? तो बच्चों फिर हमने देखे था बच्चों हमने काइनेमेटिक इक्वेशन हमने देखी थी। कौन-कौन सी इक्वेशन हमने देखी? 3 इक्वेशन हमने देखी थी। ठीक है? जिसके अंदर बच्चों हमको रिलेशन मिल रहा था, किस-किस का रिलेशन मिल रहा था बच्चों हमको? रिलेशन मिल रहा था बच्चों हमको डिस्प्लेसमेंट का, इनिशियल वेलोसिटी का, फाइनल वेलोसिटी का, ठीक है? और हमारा टाइम का और एक्सीलरेशन का, ये हमने रिलेशन देखा था। और वो कौन-कौन सी इक्वेशन थी? वो इक्वेशन थी बच्चों हमारी v = u + at, s = ut + ½ at स्क्वायर और v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये सब हमने देखे थे। ठीक है, जिसके अंदर बच्चों v क्या होता है? हमारा v होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी, u होता है बच्चों हमारा इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और a होता है बच्चों हमारा एक्सीलरेशन, t होता है बच्चों हमारा टाइम। जिसके अंदर बच्चों s होता है बच्चों हमारा डिस्प्लेसमेंट, u होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, t होता है हमारा टाइम, a होता है बच्चों हमारा एक्सीलरेशन, t होता है बच्चों हमारा टाइम। इसी तरह से v होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी, u होता है बच्चों हमारा इनिशियल वेलोसिटी, ए होता है बच्चों हमारा एक्सीलरेशन, एस होता है बच्चों हमारा डिस्प्लेसमेंट। ये सारी इक्वेशन हमने पिछले लेक्चर के अंदर बच्चों हमने ड्राइव की थी। ठीक है, तो ये इक्वेशन बच्चों हम हमेशा यूज करने वाले हैं जब भी हम बात करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन की। ठीक है, जब भी हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन की तब हम ये 3 इक्वेशन हमको याद में ध्यान में हमको रखना है। ठीक है, ठीक है, तो बच्चों हमने काइनेमेटिक इक्वेशन पे हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे, तो बच्चों हम एग्जांपल्स 2 से हम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 2 हम पढ़ते हैं। कह रहा है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ मूविंग व्हीकल्स, द डिस्टेंस इट ट्रेवल बिफोर स्टॉपिंग इज कॉल्ड द स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो बच्चों जैसे कि हमको पता है, जैसे कि हम नॉर्मल कार चलाते हैं या बस चलाते हैं, व्हीकल कोई भी मोटरसाइकिल या साइकिल हम चलाते हैं, तो हम क्या करते हैं, ब्रेक जैसे जैसे कि हम मोशन में हैं और हमारे सामने कोई पर्सन आ गया है या कोई ब्रेकर आ गया है, तो बच्चों हम क्या करते हैं, हम ब्रेक अप्लाई करते हैं। फिर हमारी जो जो हमारी व्हीकल है बच्चों, वो क्या होती है, धीरे धीरे क्या होती है, वो अपनी वेलोसिटी कम करती है और धीरे धीरे वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, और उसी को जिस जैसे कि मेरे पास किया है, मेरे पास ये साइकिल है बच्चों, मान लेते हैं ये साइकिल है मेरे पास। ठीक है, तो ये मेरे पास साइकिल है। ठीक है, और इसने क्या किया, हमने ये स्पीड में है, पहले तो मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल रही है। ठीक है, और फिर जैसे ही हमने देखा कि एक पर्सन यहाँ पर कोई खड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा हुआ है, तो बच्चों ताकि ये इससे हिट ना हो जाए, तो हम क्या करेंगे, ब्रेक अप्लाई करेंगे। और फिर हमको देखने को मिलेगा कि जैसे मैं ब्रेक अप्लाई करूंगा तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, 10 होगी, फिर 9 होगी, फिर 8 होगी, फिर 7 6 5 4 4 3 2 1 होके 0 हो जाएगी। और फिर मान लेते हैं कि ये जो हमारी बाइसिकल है, ये यहाँ पर आके कहीं पे रुक गई है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा बच्चों, ये डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा, इसको हम कहेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, स्टॉपिंग डिस्टेंस हम इसको कहते हैं। कि जैसे कि भी हमारी जो व्हीकल्स है बच्चों मोशन के अंदर है, जैसे ही वो स्टॉप हो जाएगी, धीरे धीरे वो डीएक्सीलरेट होगी बच्चों, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमको पता लग जाएगा कि वो स्टॉप जो हमारा डिस्टेंस आएगा वो आ जाएगा मेरा स्टॉपिंग डिस्टेंस। और इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, अगर मेरे पास मान लेते हैं कि अगर मेरी वेलोसिटी, इसको मैं 10 किलोमीटर पर आवर ना मान के मैं मान लेता हूँ कि ये v वेलोसिटी से मूव हो रही है। ठीक है, तो मुझे पता है कि बच्चों जो मेरी जो इनिशियल वेलोसिटी है, मैं उसको v1 मान लेता हूँ, मैं उसको v1 मान लेता हूँ। और मेरी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अगर मेरी वो स्टॉप हो जाएगी तो मेरी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। ठीक है, यहाँ पर मेरी v हो जाएगी बच्चों 0। यहाँ पर मेरे पास कुछ v1 है, यहाँ पर मेरी v1 0 हो रही है क्योंकि मेरा वो स्टॉप हो जा रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर मैं ये वाली इक्वेशन डालूंगा कि अगर हमको डिस्टेंस निकालना है, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस हमको निकालना है, ये वाला डिस्टेंस अगर मेरे को निकालना है, तो मैं कैसे कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा, मैं थर्ड इक्वेशन यूज करूंगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो बच्चों अगर मेरे पास क्या है, v मुझे पता है, ऐसे v स्क्वायर मतलब v क्या है बच्चों, मेरी ये फाइनल वेलोसिटी, तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ से, v स्क्वायर इक्वल टू 2as। a क्या है बच्चों, हमारा डी एक्सीलरेट जो वो हो रहा है। ठीक है, तो s क्या हो जाएगा बच्चों, मेरा s हो जाएगा बच्चों ये वाला डिस्टेंस। तो बच्चों मैं यहाँ से s निकाल दूंगा, s मेरा क्या आ जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2a आ जाता है। इस तरह से मेरा स्टॉपिंग डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, पर इसके लिए बच्चों हमको क्या पता होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि हमको v1 पता होना चाहिए, मतलब हमारी वेलोसिटी हमको पता होनी चाहिए कि उस पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी क्या है। ठीक है,
तो हमको पता होना चाहिए बच्चों हमारी एक्सीलरेशन क्या है और उस टाइम पे हमारी वेलोसिटी क्या है। तो इस तरह से हम इसको बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर रोड सेफ्टी एंड डिपेंड्स ऑन द इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट। तो बच्चों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ताकि हमारा रोड सेफ्टी हम मेजर कर पाए। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि कोई टर्न हमको ले रहा है, ठीक है, कोई ब्रेकर कोई अप्लाई कर देते हैं, तो हम पहले ही बोर्ड लगा देते हैं कि अपनी जो स्पीड लिमिट कीजिए कि 20 किलोमीटर पर आवर कीजिए, 30 किलोमीटर पर आवर कीजिए। ये तुमने कभी ना कभी देखा होगा रोड्स के ऊपर जो लगे रहते हैं हमारे सिग्नल्स। ठीक है, डिपेंड और ये डिपेंड करता है बच्चों किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि अगर मेरी कोई व्हीकल है जो फास्ट मूव कर रही है और उसको क्या करना है, उसको स्टॉप करना है। ठीक है, उस सामने कोई ब्रेकर आ गया है, कुछ आ गया है, तो बच्चों उसको ब्रेक मारना है, ब्रेक अप्लाई करने हैं। तो बच्चों उसको हमको पता होना चाहिए कि जो हमारी वेलोसिटी क्या है और हमको वो डिस्टेंस हमारे को क्या होना चाहिए, उस डिस्टेंस में हमको करना चाहिए कवर। तो हमारा डीएक्सीलरेशन हमको ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा, हमको अप्लाई करना पड़ेगा, ब्रेक काफी हार्ड अप्लाई करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा बच्चों सेफ्टी, रोड सेफ्टी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये प्ले करता है। ठीक है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल इन टर्म्स ऑफ वी नॉट एंड ए। तो बच्चों हमने जैसे वी नॉट और ए के टर्म के अंदर हमने क्या किया, हमने एक्सप्रेशन निकाल लिया स्टॉपिंग डिस्टेंस का। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा है स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, ये बच्चों आ गया हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, और ये स्टॉपिंग डिस्टेंस जो आया बच्चों किस किस के टर्म में आया है, हमारी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी के टर्म में आया है और एक्सीलरेशन के टर्म में आया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर, देखते हैं कि हमको कैसे हम और तरीके से हम निकाल देंगे इसको। ठीक है, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल बिफोर इट स्टॉप बी डीएस। तो हम मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है स्टॉप करने के लिए बच्चों, जैसे कि मेरी व्हीकल, जैसे मैंने बाइसिकल मैंने एग्जांपल बताया, ये स्टॉप हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं, ये डिस्टेंस जो हम मान रहे हैं इसको मान रहे हैं हम डीएस मान लेते हैं। ठीक है, ये है बच्चों मेरा स्टॉपिंग डिस्टेंस, हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो हम इक्वेशन यूज करेंगे बच्चों v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a। थर्ड इक्वेशन हम यूज करेंगे जिसके अंदर बच्चों v है हमारा फाइनल वेलोसिटी, u v नोट है बच्चों हमारी इनिशियल वेलोसिटी, 2a है बच्चों हमारा एक्सीलरेशन और x है बच्चों कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, तो मुझे पता है बच्चों फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी क्योंकि उसको स्टॉप होना है, किसी डिस्टेंस ट्रेवल करके उसको कहीं ना कहीं उसको स्टॉप होना है। ठीक है, तो हम ये वाली इक्वेशन निकालेंगे तो हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, स्टॉपिंग डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा तो हम क्या करेंगे फिर बच्चों, हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस इस टर्म के अंदर आ जाएगा, ds इज इक्वल टू माइनस वी नोट स्क्वायर बाय 2a आ जाएगा। ठीक है, तो द स्टॉपिंग डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। तो मेरे को यहाँ से देखने को मिल रहा है कि जो मेरा स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो वी नोट स्क्वायर के, मतलब जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के ऊपर वो प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और हमको क्या देखने को मिल रहा है कि जैसे कि अगर मैं क्या करूंगा, डबल कर दूंगा वेलोसिटी को, तो मेरा जो डिस्टेंस होगा बच्चों, मेरा स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 के फैक्टर से वो 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरा यहाँ पर वी नोट है, ठीक है, अगर मैं डी को लिख रहा हूँ वी नोट स्क्वायर बाय 2a, और अगर मैं क्या कर दूंगा वी को मैं 2v कर दूंगा बच्चों, तो मेरा डी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा 4v स्क्वायर अपॉन 2a। तो मेरे को देखने को मिल रहा है कि जो मेरा डिस्टेंस होगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना, ये तुमको इससे सीधा डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन भी तुमसे पूछे जा सकते हैं कि हमने सीधी वेलोसिटी को डबल कर दिया, तो तुमसे पूछा जा सकता है कि जो हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस है क्या किस फैक्टर से वो बढ़ेगा, तो वो फैक्टर 4 के फैक्टर से वो बढ़ता है, और हमारा जो डीएक्सीलरेशन होगा वो हम उसके अंदर कंसिडर कर रहे हैं सेम। क्योंकि बच्चों जो हमारी जो व्हीकल होती है, कार होती है, उसके अंदर जो हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो सब कारों की, जैसे कि हमारे पास कोई कार है बच्चों मान लेते हैं, ठीक है, तो ऐसे अगर मैंने क्या किया, अप्लाई किया, मैंने ब्रेक अप्लाई किया, तो ये मूव होगा, तो बच्चों ये क्या होगा, हर कार की बच्चों अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, कार की अलग प्रॉपर्टी होगी, बाइक की अलग होगी, उनका डीएक्सीलरेशन अलग होगा, इनका एक्सीलरेशन अलग होगा। अगर हम हार्ड अप्लाई करेंगे ब्रेक तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा जल्दी से मेरा डीएक्सीलेट हो जाएगा, अगर हम धीरे धीरे ब्रेक लगाएंगे तो उसकी एक्सीलरेशन क्या होगी, डीएक्सीलरेशन क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों फॉर द कार ऑफ अ पर्टिकुलर में द ब्रेकिंग डिस्टेंस वाज फाउंड टू बी 10 मीटर, 20 मीटर, 34 मीटर, 15 मीटर corresponding to the velocity of 11 मीटर 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमको दिया गया है जो स्टॉपिंग डिस्टेंस हमको दिया गया है कि अगर मेरी जो वेलोसिटी होगी इस टर्म के अंदर होगी तो हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस आएगा। तो इनके अंदर बच्चों तुम अगर ये फॉर्मूले लगाओगे, ये वाला जो बच्चों हमारा क्या है, ये हमारा डिस्टेंस है, और ये तुम लगाओगे बच्चों इसके अंदर वेलोसिटी, तो तुमको पता लग जाएगा कि ये हमारे आसपास ही कुछ हमको देखने को मिलता है, जो कि हमको देखने को मिलेगा कि नियरली कांस्टेंट होता है, मतलब एक जैसा ही ये होता है।
स्टॉपिंग डिस्टेंस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसीडर्ड इन सेटिंग ऑफ स्पीड लिमिट फॉर एग्जांपल इन स्कूल जोन्स। तो वो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो होता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब हम रोड सेफ्टी की बात करते हैं। तो जैसे कि बच्चों तुम जाते होगे कभी ना कभी तुमने देखा ही होगा रोड्स के ऊपर, तुमने इस तरह से देखा होगा कि इस तरह से कोई हमारा क्या है सिग्नल बना हुआ है और हमको इधर देखने को मिलता है कि कार की लिमिट हम लिख देते हैं कि 40 किलोमीटर पर आवर लिख देते हैं, ठीक है। और हम जैसे कि हैवी ट्रक, जैसे ट्रक या हैवी कुछ भी हम लिख देते हैं तो हमको उसको बोल देते हैं कि इसकी लिमिट है 30 किलोमीटर पर आवर की, ये लिमिट है, इससे ज्यादा इसकी स्पीड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये इसलिए क्यों लिखते हैं क्योंकि बच्चों अगर क्या होता है कि जैसे कि ये मेरा रोड मान लेते हैं हम, ठीक है, और ये कहीं से ये टर्न हो रहा है, मान लेते हैं कि इस तरह से ये टर्न हो रहा है, तो बच्चों अगर ये है इस तरह से ये मूव करेगा तो जैसे ये मूव करेगा तो बच्चों इसको स्पीड अपनी कम करनी पड़ेगी तब ये टर्न ले पाएगा, नहीं तो यहाँ से स्लिप हो जाएगा और एक्सीडेंट होने के ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। इसलिए हम इसका रोड सेफ्टी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। ठीक है बच्चों, तो हमने काइनेमेटिक इक्वेशन के बारे में जब हमने बात की थी तो हमने बात की थी बच्चों यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन की हमने बात की थी, ठीक है। तो हमने सारी इक्वेशन ऑफ मोशन हमने देख ली, उन्हीं का बच्चों हमको क्या करना है, उन्हीं का हमको यूज करना है सारे अपने क्वेश्चंस के अंदर। जितने भी तुमसे पूछा जाएगा बच्चों, मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो, चाहे मोशन इन अ प्लेन हो, चाहे मोशन इन अ 3 डायमेंशन हो, तो हमको सबके अंदर बच्चों यही इक्वेशन ऑफ मोशन हमको यूज करनी है, अलग अलग डायमेंशन यूज करके। ये एक्स एक्सिस के लोगे तो बच्चों हम एक्स एक्सिस के लोग कर देंगे, सारी हम कंपोनेंट ले लेंगे वेलोसिटी का, एक्सीलरेशन का, ठीक है। और वाई एक्सिस के लोगे तो हम इसके डायरेक्शन में ले लेंगे, जेड एक्सिस में लेंगे तो इस तरह से हम ले लेंगे, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 हमसे कह रहा है कि जो रिएक्शन टाइम है व्हेन अ सिचुएशन डिमांड आवर इमीडिएट एक्शन इट टेक्स सम टाइम बिफोर वी रियली रिस्पॉन्ड। तो बच्चों जैसे हम रिएक्ट करते हैं बच्चों किसी चीज के लिए हम रिएक्ट करते हैं, जैसे कि अगर हमको बोला जाए कि हम क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, क्रिकेट खेलते हैं तो बच्चों जैसे कि हमारी बॉल उड़ते उड़ते हमारे पास आ रही है तो हम कैच करते हैं उसे, ठीक है। तो वो क्या है, हमारा रिएक्शन टाइम है कि हमको पता लग रहा है कि हम किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं किसी भी सिचुएशन के लिए, ठीक है। कि जैसे कि अब हमको क्या पता लगता है कि जैसे कि कोई इंसेक्ट बैठा है, कोई हमारे स्किन पे कोई इंसेक्ट बैठा है और वो क्या कर रहा है, वो खून चूस रहा है, मान लीजिए बाइट कर रहा है, ठीक है। जैसे आंट कोई है, चींटी कोई हमको बाइट करती है तो हमको पता लगता है कि बाद में हमको रिएक्शन टाइम पता लगता है, जैसे वो कुछ बाइट करने के बाद ही हमको पता लगता है, तो हमको रिएक्शन टाइम देखने को मिलता है। फिर हम उसको मतलब जो भी हमको वो हटाना होता है तो हम वो इस तरह से हटा देते हैं। तो हम रिएक्शन टाइम की बात कर रहे हैं, तो रिएक्शन टाइम कैसे होता है बच्चों, जैसे हमारे ब्रेन के अंदर हम देखते हैं तो हम चीजें स्मेल टेस्ट जो भी होता है बच्चों, जो हमारी सेंसेस होती हैं तो वो हमको बताती है, वो रिस्पॉन्ड करती है हमारे माइंड को, फिर हम रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन टाइम हमारा होता है इस तरह से। रिएक्शन टाइम इज द टाइम अ पर्सन टेक टू ऑब्जर्व, थिंक एंड एक्ट। तो बच्चों जो रिएक्शन टाइम होता है वो क्या होता है, जब पर्सन क्या करता है, ऑब्जर्व करता है चीजों को, फिर सोचता है, फिर उसके बाद वो एक्ट करता है। तो रिएक्शन टाइम हमारे लिए कभी कभी छोटा भी हो सकता है, किसी किसी पर्सन टू पर्सन वो वेरी भी कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन इज ड्राइविंग एंड सडनली अ बॉय अपीयर ऑन द रोड, कि अगर मान लेते हैं कि एक पर्सन जो है ड्राइव कर रहा है और कैसे क्या होता है, उसके सामने अचानक से कोई एक लड़का खड़ा होके हो जाता है, ठीक है। एक रोड पे वो लड़का खड़ा आ जाता है, जैसे कि ये मेरी कार मूव हो रही है, ठीक है, इस तरह से, और एक पर्सन मेरा इधर से आ जाता है। तो बच्चों इसको क्या देखने को मिलेगा, ताकि हमारा एक्सीडेंट ना हो तो इसको क्या करना पड़ेगा, रिएक्ट करना पड़ेगा, अपने माइंड को बोलना पड़ेगा कि हमको लेग को कमांड देनी पड़ेगी ब्रेन से। जैसे कि बच्चों ये देखेगा कि हमारा पर्सन देखेगा, पहले सबसे पहले ये आंखों से देखेगा, आंखों से देखेगा, फिर बच्चों ये ब्रेन में सोचेगा कि हमको क्या करना चाहिए, ब्रेक अप्लाई करना चाहिए। तो ब्रेन हमको सिग्नल भेजेंगे हमारे लेग को, फिर हम लेग प्रेस कर मतलब लेग को हम ब्रेक हम प्रेस करेंगे, ठीक है। वो होता है बच्चों हमारा रिएक्शन टाइम, ठीक है। तो उसके लिए बच्चों सोचने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, सोचने के लिए, ब्रेन को मतलब सिग्नल भेजने के लिए बच्चों हमारा रिएक्शन टाइम कुछ ना कुछ होता है। इसी के बारे में ये हमको बता रहा है। Then the time elapsed before he slammed the brake of the car is the reaction time। तो बच्चों जैसे कि बच्चों क्या करेगा, जैसे ही वो ब्रेक अप्लाई करेगा, जैसे ही वो उसको देखेगा, तो वो टाइम जो होगा बच्चों उस दौरान के बीच में जो टाइम होगा वो हमारा रिएक्शन टाइम होगा। रिएक्शन टाइम डिपेंड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन एंड ऑन एन इंडिविजुअल। तो बच्चों ये अलग अलग डिपेंड करता है, कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। सिचुएशन टू सिचुएशन वो वेरी करता है हमारा रिएक्शन टाइम, ठीक है। यू कैन मेजर योर रिएक्शन टाइम बाय सिंपल एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों हम रिएक्शन टाइम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं अपना एक सिंपल एक्सपेरिमेंट देख के, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं,
ठीक है, तो हमको क्या करना है इस एक्सपेरिमेंट के लिए, हमको क्या करना है, हमको एक रूलर लेना है, रूलर मतलब हमको एक स्केल लेना है और हमको बोलना है अपने दोस्त को कि वो क्या करे, ड्रॉप करे, वर्टिकली उसको ड्रॉप करे। रूलर होता है बच्चों हमारा इस तरह से, ठीक है, और हमको क्या करना है, इस तरह से हम मान लेते हैं रूलर को हमको ड्रॉप करना है, ठीक है, तो रूलर को हमको ड्रॉप करना है। द गैप बिटवीन योर थंब एंड फोर फिंगर इन फिगर 2.8, तो इसकी फिगर हम देख लेते हैं। तो बच्चों इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गैप रख रहे हैं, ये हमारा हो गया हैंड, ये बच्चों हमारा हैंड है और ये बच्चों तुम्हारे फ्रेंड का हैंड हम मान लेते हैं, ये इस तरह से रूलर है। तो हम क्या कर रहे हैं, रूलर को हम जैसे छोड़ेंगे तो बच्चों इसको क्या करना पड़ेगा, इसको कैच करना पड़ेगा, इस रूलर को इसको कैच करना पड़ेगा। जैसे ये बच्चों ये क्या होगा, जैसे ये इसको छोड़ेगा तो ये नीचे की तरफ मूव होगा और ये क्या देखेगा, ये ऑब्जर्व करेगा, थिंक करेगा कि ये जो रूलर है बच्चों नीचे की तरफ आना है, तो इसको कैच करना पड़ेगा। तो इतना जो टाइम करेगा बच्चों, जैसे कि ये मुझे पता है कि ये क्या होगा, ये अभी जैसे ही इसको छोड़ेगा बच्चों, ये एकदम तो इसे पकड़ नहीं सकते क्योंकि रिएक्शन टाइम हमारा 0 नहीं होता कभी भी। तो जैसे ही इसको छोड़ेगा तो बच्चों मान लेते हैं कि ये इतना डिस्टेंस ये ट्रेवल कर लेगा, ठीक है, तो इतना डिस्टेंस ये ट्रेवल कर लेगा बच्चों, ठीक है, मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, इतना डिस्टेंस ये ट्रेवल किया, तो इसने से इतना तक ये जो टाइम होगा बच्चों, यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे जो टाइम निकालेंगे वही हमारा रिएक्शन टाइम हो जाएगा, ठीक है। और हमको पता है बच्चों इक्वेशन मोशन हमको यूज करनी आती है, हमको पता है v स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर इक्वल टू 2as होता है हमारा, या v इक्वल टू u प्लस at हम मान लेते हैं, या हम s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमको टाइम निकालना है और यही हमारा क्या हो जाएगा, टाइम, यही हमारा रिएक्शन टाइम होगा। इसके बारे में हम बात करेंगे, इसी टाइम को हमको निकालना है, ठीक है। In particular case, D was found after you case, जैसे हमने देखा कि जैसे हम उसको क्या करेंगे, वर्टिकली उसको ड्रॉप कर देंगे। जैसे मैं ये मेरा हैंड है बच्चों और मैं कह रहा ये मेरा स्केल है, तो बच्चों मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ड्रॉप कर रहा हूँ, तो मैंने इसको क्या कर लिया, एकदम से मैंने इसको कैच कर लिया। मैं इसको इधर भी कैच कर सकता था, इधर भी कैच कर सकता था, या इधर भी कैच कर सकता था, तो ठीक है, तो वो मेरा रिएक्शन टाइम हो गया कि मैंने इधर यहाँ पे कैच किया, ठीक है। तो इसी के बारे में हम ये रिएक्शन टाइम हम निकालेंगे कि कितना हमको माइंड को क्या लगता है, कितना टाइम लगता है रिएक्ट करने के लिए, हम इसके बारे में हम बात करने वाले। इन पर्टिकुलर केस डी वाज फाउंड टू बी 21 सेंटीमीटर। तो बच्चों इन्होंने क्या कहा है कि जब नॉर्मल केसेस के नॉर्मल लाइक यंग अडल्ट के केस में क्या होता है, 21 सेंटीमीटर ये वैल्यू आती है, ठीक है। तो एस्टिमेट द रिएक्शन टाइम, मान लेते हैं कि 21 सेंटीमीटर आती है, कि हम मान ही लेते हैं कि हमको ये पता नहीं कि ये फैक्ट है कि ये क्या है, ये एक हम मान लेते हैं कि 21 सेंटीमीटर हमको 21 सेंटीमीटर ये जो है हमारा स्केल जो होगा वो आगे नीचे की तरफ मूव हो जाएगा, ये हम मान लेते हैं कि जो उसने ट्रेवल किया है, रूलर ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो हम मान लेते हैं कि वो 21 सेंटीमीटर उसने ट्रेवल किया। तो हमको क्या निकालना है, हमको रिएक्शन टाइम निकालना है। इसके लिए चलिए देखते हैं हम रिएक्शन टाइम कैसे निकालेंगे। रजमान कौर, हेलो जी, कैसे हो, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा इस तरह से एक्सपेरिमेंट है, तो हमको इस तरह से हम रिएक्शन टाइम हम निकाल लेंगे। हेलो हेलो, अभी आ रही है आपको आवाज क्लियरली? रजमान कौर, क्या आप बता सकते हैं कि आपको आवाज आ रही है? ठीक है बच्चों, तो पहले हम निकालते हैं इसका आंसर, देखते हैं कि कैसे हमको क्या करना है, हमको इसका रिएक्शन टाइम निकालना है, ठीक है। द रूलर ड्रॉप अंडर फ्री फॉल, तो बच्चों हमने क्या किया है, उसको फ्री फॉल हमने कराया है रूलर को, क्योंकि जो उसके हमने उसको पहले पकड़ा हुआ था, फिर हम उसको क्या कर रहे थे, ड्रॉप कर रहे थे, उसको फ्री फॉल करा रहे थे। इनिशियल वेलोसिटी उसकी हम क्या मानेंगे, 0 मानेंगे, क्योंकि जब भी फ्री फॉल होता है हमारा तो हम इनिशियल वेलोसिटी क्या मानते हैं, 0 मानते हैं, ठीक है। और एक्सीलरेशन क्या होगा बच्चों, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा -g के बराबर, क्योंकि मुझे पता है जो मेरी धरती माता है वो हमको सबको खींचती है, अपनी तरफ खींचती है, और कितने एक्सीलरेशन से खींचती है, वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सीलरेशन से हमको नीचे की तरफ खींचती है, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल जो हो जाएगा d एंड द रिएक्शन टाइम क्या हो जाएगा, उसको अगर मैं रिलेट करूं तो बच्चों मेरा क्या होगा, अगर मैं यूज करूंगा s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। हम ये वाला फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज कर रहे हैं, s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे पता है बच्चों u जो बच्चों मेरा इनिशियल वेलोसिटी जो है मेरी वो 0 है, तो ये टर्म हो जाएगी मेरी 0, और s हमको दिया गया है, d जो हमको दिया गया है वो दिया गया है, हमको बोला गया है कि बच्चों जो नॉर्मल लगता है टाइम वो 21 सेंटीमीटर हमको लगता है, तो 21 सेंटीमीटर इसके अंदर पुट करेंगे, एक्सीलरेशन हमको पता है वो है हमारी g की वैल्यू, t हमारा यहाँ से आ जाएगा, वहां से मेरा रिएक्शन टाइम मेरा आ जाएगा। सिंपल सा ही क्वेश्चन था बच्चों। चलिए देखते हैं इसको, हम जो मेरा रिएक्शन टाइम आएगा इसके अंदर वैल्यू पुट करके देखते हैं कि हमारा रिएक्शन टाइम क्या आता है, ठीक है। डी बच्चों उसने क्या किया, ट्रेवल किया, जो हम ले रहे हैं कंसीडर कर रहे हैं डी को 21 सेंटीमीटर कर रहे हैं, जी है बच्चों मेरा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टी हमको निकाल रहे हैं, ये है बच्चों मेरा रिएक्शन टाइम ही हमको निकालना है,
इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो बच्चों पूछ सकते हैं कि ये हमने इक्वेशन क्यों यूज की है, ठीक है। रिएक्शन टाइम यहाँ से हम कैसे निकाल सकते हैं, किसी को कंफ्यूजन हो तो बच्चों कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से बच्चों मैं यहाँ पे क्या सोल्व करूंगा टी आर के लिए, तो मेरे को टी आर की जो मेरे को मिलेगी बच्चों रिलेशन जो मेरे को मिलेगा डी एस और जी के अंदर, वो मिलेगा बच्चों मेरे को √2d/g मेरे को मिल जाएगा। ये है बच्चों मेरा सेकंड, ठीक है। ये सेकंड है बच्चों, ये एस कुछ नहीं है, ये मेरा सेकंड है, ठीक है। तो इसको तुम छोड़ ही देते हैं, तो इसको ये सेकंड में हमको निकालना है, ठीक है। तो बच्चों हमारा डी की वैल्यू हमको पता है, डी की वैल्यू हमको दी गई है 21 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। हमने बोला गया है कि जो एक्सपेरिमेंट होता है बच्चों जो नॉर्मल यंग अडल्ट के केस के अंदर आता है, आइडियल केस के अंदर आता है, वो 21 सेंटीमीटर उन्होंने मान लिया है, मान लेते हैं। तो पर ये वेरी कर सकता है बच्चों, हमारा रिएक्शन टाइम वेरी कर सकता है, हमारा जो डिस्टेंस होगा वो भी वेरी कर सकता है, ठीक है। जैसे मैंने इस स्केल को मैंने ड्रॉप किया तो मैं इधर से भी पकड़ सकता हूँ, इधर से भी पकड़ सकता हूँ, कभी इधर से भी पकड़ सकता हूँ, तो मेरा अलग अलग रिएक्शन टाइम हो सकता है, ठीक है। तो D1 हम डी हमको दिया गया 21 सेंटीमीटर, जी हमको दिया है, तो इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो मेरा TR जो मेरा आएगा रिएक्शन टाइम आएगा वो आ जाएगा मेरा 0.2 सेकंड, ठीक है। मतलब 0.2 सेकंड आप समझ सकते हो बच्चों, मतलब कि एकदम से इंस्टेंट ही, मतलब 0.2 सेकंड क्या ही होता है बच्चों, ठीक है। 0.2 सेकंड के अंदर तुम उसको रिएक्ट कर रहे हो, मतलब 0.2 सेकंड के अंदर तुम देख रहे हो, सोच रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो और रिएक्ट कर रहे हो। तो इतना कम टाइम हमको लगता है, हमारे ह्यूमन माइंड को इतना कम टाइम लगता है रिएक्ट करने के लिए। तो हमारा रिएक्शन टाइम कितना हो जाएगा, 0.2 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे बच्चों जैसे जो हमारे क्या होते हैं, जो रेसर होते हैं, जैसे जो फॉर्मूला 1 कार चलाते हैं, तो उनके अंदर जो होता है रिएक्शन टाइम काफी ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि उनको काफी ज्यादा क्या होते हैं, उनको हाई कट लेने पड़ते हैं, ठीक है। उनको जैसे कि मेरा ये रोड है तो उनको देखना पड़ता है कर्व किस तरह से जा रहा है, उनको उनकी जो स्पीड होती है बच्चों, हमारी कार की जो स्पीड है उनको कंट्रोल करनी पड़ती है, ठीक है, ताकि एक्सीडेंट ना हो, रोड सेफ्टी उनको मिले, तो उनका रिएक्शन टाइम काफी ज्यादा होता है, ठीक है बच्चों। तो हमने ये चैप्टर पूरा खत्म कर लिया है। अब हम पढ़ने वाले कि हमने अभी तक क्या कवर किया है, इसको हम एक बार समरी के फॉर्म के अंदर हम देख लेते हैं कि हमने क्या किया अभी तक कवर किया है, ठीक है। तो मोशन स्ट्रेट लाइन बच्चों इतना ही था, जिसके अंदर हमने क्या क्या सीख लिया, हमने सब कुछ सीख लिया, वेलोसिटी के बारे में जान लिया है, स्पीड के बारे में जान लिया है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में जान लिया है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में जान लिया है, डिस्टेंस के बारे में जान लिया है, ठीक है, एक्सीलरेशन के बारे में जान लिया है। इसमें किसी को कंफ्यूजन हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, ठीक है। हमने इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में भी जान लिया है, इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में जान लिया है, ठीक है। फिर हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में जाना है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन के बारे में जाना है बच्चों, ठीक है। और फिर हमने रिएक्शन टाइम के बारे में भी हमने लास्ट में जान लिया। तो बच्चों ये था हमारे इस चैप्टर के अंदर, इतना ही था, ये पार्ट इतना ही है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों मोशन इन अ प्लेन, तो उसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे हमारी जो ऑब्जेक्ट है, हमने बात की थी कि अगर हमारी जो है हमने बात की थी इसके अंदर स्ट्रेट लाइन के अंदर हमारा पाथ, हमने बात की थी कि स्ट्रेट लाइन के अंदर जब हमारा मोशन होगा तो हमने सारे के सारे फॉर्मूले हमने देख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम देखने वाले हैं कि मोशन इन अ प्लेन के बारे में हम बात करेंगे। इस साइमल्टेनियसली मेरा क्या होगा, मेरा प्लेन के अंदर मोशन होगा, मतलब दो डायरेक्शन के अंदर 2D के अंदर मेरा मोशन होगा, ठीक है। वो पढ़ेंगे बच्चों हम अगले क्लास के अंदर, ठीक है। तो बच्चों हम देख लेते हैं समरी, जल्दी से हम समरी देख लेते हैं कि हम रिकैप कर लेते हैं कि जल्दी से हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है, ठीक है। हेलो हेलो, आपको आवाज आ रही है क्या, हेलो हेलो, क्या आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो समरी हम देखते हैं बच्चों, समरी में हमारा पहला पॉइंट हम देखते हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट पोजीशन चेंज विद टाइम। तो बच्चों हम ऑब्जेक्ट को तभी हम मोशन के अंदर बोलेंगे कि जब हमारा क्या होगा, पोजीशन चेंज होता रहेगा। कि अगर मेरा ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या होगा, ये इस पॉइंट पे मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया किसी टाइम टी के अंदर, तो मैं बोलूंगा कि ये मूव हो रहा है, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा कि ये मूव नहीं हो रहा, ठीक है। कि अगर टाइम टी के बाद भी बच्चों ये इधर ही रहेगा, इसी पोजीशन पे रहेगा, तो मैं बोलूंगा कि ये मेरा मूव नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस तरह से मोशन को डिफाइन करते हैं। द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी स्पेसिफाइड विद द रेफरेंस ऑफ कन्वेंशनलिटी चूजन ओरिजिन। तो बच्चों हम जो पोजीशन हम जो देखते हैं ऑब्जेक्ट का, उसको हम ओरिजिन हम डिफाइन करना पड़ता है। For motion in a straight line, position to the right of the origin is taken as positive and left as negative,
ठीक है। जैसे बच्चों हमको पता है ग्राफ, हमको पता है ग्राफ होता है हमारा इस तरह से, ये होता है बच्चों हमारा एक्स एक्सिस, ये होता है बच्चों मेरा वाई एक्सिस। तो बच्चों हम कभी भी जब भी हम बात करते हैं, जब भी हम मोशन के बारे में बात करते हैं, तो हम क्या कंसीडर करते हैं कि मेरा ऑब्जेक्ट किधर है, मेरा ऑब्जेक्ट ओरिजिन पर है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ओरिजिन पे मैंने ऑब्जेक्ट को मान लिया है, तो बच्चों मेरा ये इधर ट्रेवल करेगा, तो मतलब ये किधर ट्रेवल कर रहा है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अंदर ट्रेवल कर रहा है। और अगर ये इस तरह से ट्रेवल करेगा बच्चों, नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल करेगा, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल कर रहा है। ठीक है। तो यही हमको बता रहा है। The average speed of an object is greater or equal to the magnitude of the average velocity over a given interval of time. तो बच्चों एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के अंदर क्या फर्क होता है, हमको पता है। एवरेज स्पीड क्या होता है हमारा, एवरेज स्पीड होता है हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है। और हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है हमारी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो बच्चों ये हमेशा याद रखना, स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क होता है। स्पीड के अंदर हम कंसीडर करते हैं पूरा डिस्टेंस, और वेलोसिटी के अंदर हम क्या कंसीडर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। और एवरेज स्पीड क्या होती है बच्चों, स्पीड हमको बताती है, ये होती है बच्चों हमारी एक स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी होती है बच्चों हमारी वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हमको क्या बता रहा है, ये हमको बता रहा है जो हमारी एवरेज स्पीड होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो हमेशा क्या होगी, ग्रेटर और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी होगी। ये हमको बोल रहा है। और ये क्यों बोल रहा है बच्चों, ये इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। क्योंकि मुझे पता है बच्चों की मेरा जो एवरेज स्पीड है बच्चों, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर मेरा ये ए है और ये मेरा बी है, तो बच्चों अगर मेरा क्या होगा, मैं इस तरह से ये ट्रेवल कर रहा हूं, मान लेते हैं इस तरह से मैंने ट्रेवल किया, तो इसके अंदर जो मेरे को एवरेज स्पीड में लिखूंगा, एवरेज स्पीड में लिखूंगा, तो मेरे को टोटल डिस्टेंस लेना पड़ेगा, टोटल टाइम लेना पड़ेगा। तो इसके अंदर टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये जो मेरा पाथ है बच्चों, ये मेरे को लेना पड़ेगा। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ये जो मेरा पाथ होगा वो किससे बड़ा होगा, हमारे डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। द पॉइंट ज्वाइनिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी विल बी आवर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो ए बी बच्चों ऑब्वियस सी बात है बच्चों, हमारा क्या है, ए बी जो है हमारा, ए बी जो मेरा स्ट्रेट लाइन बना रहा है वो क्या है, मेरा कम होगा डिस्टेंस से। मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है, ए बी जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो कम होगा। ये मेरा डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस। और मेरी एवरेज वेलोसिटी को मैं डिफाइन करूंगा, देखो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी हमारी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब dx बाई dt। ठीक है। और एक्सीलरेशन हमारा क्या होता है, एक्सीलरेशन हमारा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब dv बाई dt। ठीक है। ठीक है सीमा रानी जी, वेलोसिटी होती है हमारी dx बाई dt, मतलब डिस्प्लेसमेंट ये हमारा लेते हैं। स्पीड क्या होती है बच्चों हमारी, वो होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, मतलब डिस्टेंस उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। वेलोसिटी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसके अंदर हमारा मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन हमारा होता है। जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि मेरा डिस्टेंस का कुछ भी बच्चों, कोई हमारा डिस्टेंस का हमारा मैग्नीट्यूड तो है कि इसकी कुछ वैल्यू तो आएगी, पर हम देख पा रहे हैं कि बच्चों इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। पर हम ए बी के केस के अंदर देख रहे हैं कि ए बी जो है बच्चों, मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है, इसके अंदर मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये जो डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा। और हम देख पा रहे हैं कि जो मेरा जो मोशन हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, इस तरह से ये हो रहा है, मेरे को डायरेक्शन भी देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो इस तरह से हम ये डिफाइन करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी मेरी टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों में एवरेज स्पीड को मैं क्या लिखूंगा, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड, जो मेरा पाथ है बच्चों ए से लेके बी तक। ठीक है। ये वाला पाथ बच्चों, इसके लिए मैं एवरेज स्पीड लिखूंगा, एवरेज स्पीड। ठीक है। कभी भी इसके अंदर कंफ्यूज मत होना बच्चों, ये होता है हमारा टोटल डिस्टेंस, जो भी हमने पाथ कवर किया है। ठीक है। तो हमारा ऑब्वियस सी बात है बच्चों, जो हमारा डिस्टेंस होगा वो किससे छोटा होगा, ए बी से छोटा होगा। ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों, मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा एवरेज स्पीड होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी होगा। ठीक है। अगर बच्चों मेरी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी अगर मेरी सेम होगी, तो मैं क्या बोलूंगा, एवरेज वेलोसिटी। ये कब सेम हो सकती है, कब सेम हो सकती है, जब मेरा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ही मोशन हो रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा, अगर मेरा ये ए है और ये मेरा बी है, तो बच्चों इस कंडीशन के अंदर जब मेरा बस एक ही पाथ है, तो मेरी स्ट्रेट लाइन के अंदर फॉलो हो रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, जो मेरी एवरेज स्पीड क्या है वो हो जाएगा, मेरा सेम हो जाएगा, क्योंकि मुझको देखने को मिल रहा है कि मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट सेम आ रहा है इस केस के अंदर।
पर इस केस के अंदर ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मेरी जो एवरेज स्पीड होगी वो हमेशा टोटल डिस्टेंस हमारा ज्यादा होगा, तो एवरेज स्पीड भी हमारी ज्यादा ही होगी। तो मैं एवरेज स्पीड को मैं क्या बोल सकता हूँ, एवरेज स्पीड को मैं बोल सकता हूं कि वो क्या होगा बच्चों, वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगा। ठीक है, ये ग्रेटर देन, ये मैंने इक्वल टू क्यों लगाया बच्चों, क्योंकि ये वाला केस भी हमारा हो सकता है जब हमारा मोशन क्या हो रहा होगा, स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन हो रहा होगा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारा सेम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारा ये हमको बता रहा है इस तरह से। इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं बच्चों, अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में हम बात करते हैं, या सिंपली वेलोसिटी जो होती है बच्चों, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसको हम डिफाइन करते हैं लिमिट ऑफ द एवरेज वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ इंटरवल डेल्टा टी बिकम इनफाइनाइटली स्मॉल। तो बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में हम क्या बात करते हैं कि अगर मुझे पता है कि अगर मेरा पार्टिकल इस तरह से मूव हो रहा है, ठीक है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मेरे को क्या पता है कि बच्चों हमारी जो स्पीड है बच्चों हर पॉइंट पे क्या हो रही है, अलग अलग हो रहा है। कि मान लेते कि जो मैं तुम क्या गए, तुम अपने स्कूल में गए बच्चों, ऐसे अपने घर से तुम क्या गए, मान लेते ये मेरा ए पॉइंट है और ये मेरा बी पॉइंट है। तो बच्चों तुमने क्या किया, तुमने एक ट्रैफिक मतलब तुम एक ट्रैफिक रोड के अंदर तुम गए, जो रोड पे तुमने देखा कि उसके अंदर काफी ज्यादा ट्रैफिक था। तो बच्चों अगर ट्रैफिक होगा रोड के अंदर तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कभी कभी मेरे को जो मेरी कार होगी बच्चों, मेरे को कभी कभी तेजी से मूव करनी पड़ेगी, कभी कभी मेरे को ब्रेक मारना होगा, और कभी कभी मुझे स्पीड में बढ़ानी होगी। तो बच्चों जो हर इंस्टेंट पे मतलब हर टाइम इंटरवल पे मेरी क्या होगी, अलग अलग वेलोसिटी होगी, अलग अलग मेरी स्पीड होगी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमको क्या बताता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, एक छोटे से टाइम के अंदर हमारी वेलोसिटी क्या है, ये हमको बताता है। तो इसको हम इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, लिमिट हम ले सकते हैं, लिमिट एवरेज वेलोसिटी का भी हम लिमिट लेके डेल्टा टी टेंड कर देंगे हम 0, तो इस तरह से भी है वेलोसिटी को लिख दूंगा dx/dt भी मैं लिख सकता हूं। ठीक है, the velocity at particular instant is equal to the slope of the tangent drawn on the position time graph at that instant। ठीक है, अगर मेरा क्या है, पोजीशन मेरी इस तरह से है बच्चों, अगर मैं इसका क्या बनाऊं, अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं कि मेरा जो ग्राफ है बच्चों इस तरह से मान लेते हैं कि ये मेरा क्या है, ये मेरा, ये इसको मैं बोल देता हूं ये मेरा x है, सॉरी ये मेरा x मान लेते हैं, ये मैं t मान लेता हूं, कि मेरा जो मोशन हो रहा है बच्चों इस तरह से हो रहा है मान लेते हैं। तो बच्चों हर एक पॉइंट पे अगर मैं क्या बताऊंगा, अगर मेरे को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है, मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे मेरे को बतानी है, ठीक है, इस पॉइंट पे अगर मेरे को बतानी है तो बच्चों मैं क्या करूंगा, मैं एक टेंजेंट बनाऊंगा बच्चों। ठीक है, इस पे एक जो टेंजेंट बनाऊंगा, जो इसकी स्लोप होगी वही हमको क्या दे देगी, वही हमको वेलोसिटी की वैल्यू दे देगी। ठीक है, अगर मैं तुमको इसका एग्जांपल बताऊं बच्चों, जैसे कि अगर मेरे पास क्या है, मेरे पास x का मोशन मेरे को दिया गया है, मुझे दिया गया 2t² दिया गया। ठीक है, कि इस तरह से ये मूव हो रहा है। ठीक है, 2t² का कर्व कैसे होता है बच्चों, ये होता है बच्चों हमारा इस तरह से कर्व ये होता है। ठीक है, इस तरह से कर्व ये हमारा होता है। तो तुमसे पूछा जाए कि बच्चों t1 सेकंड पे मेरी वेलोसिटी क्या होगी, तो बेसिकली तुमको उसको में क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब dx/dt तुमको करना पड़ेगा, dx/dt करना पड़ेगा। तो 2t² का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 2 × 2t। ठीक है, तो बच्चों dx/dt हमारा आ जाएगा 2 × 2t, और ठीक है इसके अंदर तुम वैल्यू पुट करोगे, t की वैल्यू पुट करोगे 1, तो मेरी वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 4 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से बच्चों हम डिफरेंशिएट करके या स्लोप हम निकाले तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि हमारी वेलोसिटी क्या होगी उस इंस्टेंट पे। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों हम एवरेज एक्सीलरेशन के बारे में हम बात करते हैं। एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है, वो होते हैं हमारा चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी हमारा ये होता है डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। जैसे हमने एवरेज वेलोसिटी के केस के अंदर देखा था, इसी तरह से हम एवरेज एक्सीलरेशन भी हम निकाल सकते हैं। कि अगर मेरे को एवरेज एक्सीलरेशन बताना है कि बच्चों ये क्या हो जाएगा, डेल्टा v/डेल्टा t, कि अगर मैं मान रहा हूं कि अगर मेरा एक पार्टिकल एक मूव हो रहा है वो इस तरह से, और इसकी वेलोसिटी मैं मान लेता हूं u है, और फाइनल वेलोसिटी मैं मान लेता हूं v है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा बच्चों, मैं बोलूंगा कि मेरी जो एवरेज एक्सीलरेशन हो जाएगी इस केस के अंदर, वो क्या हो जाएगी, मेरा फाइनल वेलोसिटी जो मेरी है v है, मतलब v माइनस u, और इसको मान लेते हैं कि ये है, ये टाइम t 0 पे इसने स्टार्ट किया, और t टाइम t इज इक्वल टू t1 टाइम पे क्या हो गया, ये v वेलोसिटी इसने एक्वायर कर ली। तो एवरेज एक्सीलरेशन मैं कैसे लिखूंगा, v माइनस यू डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, t1 माइनस 0, तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा एक्सीलरेशन आ जाएगा मेरा v माइनस यू डिवाइडेड बाय t1। ठीक है, और ये मेरी क्या दे रही है, मेरी इक्वेशन ऑफ मोशन का पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हमको ये प्रोवाइड कर रही है। ओके कल्पना जी, सॉरी
ठीक है, तो बच्चों ये मेरी इक्वेशन ऑफ मोशन दे रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम एवरेज एक्सीलरेशन को भी हम डिफाइन कर लेते हैं बच्चों। ये सब हमने किए हुए हैं, इस पे हमने महारत हासिल की हुई है। ठीक है, तो इसमें हमको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जल्दी जल्दी से हम समरी हम देख लेते हैं बच्चों, हमने क्या क्या कवर कर रखा है पहले लेक्चर के अंदर। फिर इसके बाद हम करेंगे बच्चों कुछ एक्सरसाइज, कुछ प्रॉब्लम हम करेंगे, कुछ बेसिक प्रॉब्लम से लेके हम एडवांस लेवल तक हम जाएंगे, तो उससे सारे के सारे तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कोई घबराने की बात तुमको इसमें नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं बच्चों इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की, डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ द एवरेज एक्सीलरेशन एज द टाइम इंटरवल डेल्टा टी गोस टू 0। तो बच्चों हमने अब अगर बात करेंगे हम इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की बच्चों, तो इसी तरह से जैसे हमने देखा था वेलोसिटी के केस के अंदर, तो इस तरह से हम कर देंगे डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, जैसे हमने तुमको पता। द एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर टाइम इज द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जैसे बच्चों हमने देखा था कि वेलोसिटी हमारे क्या होती है, स्लोप होती है किसका, एक्स और टी ग्राफ का होती है। v क्या होता है हमारा, dx बाय dt होता है। उसी तरह से मेरा a क्या हो जाएगा, dv बाय dt हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे x और t के अंदर जो मेरा स्लोप आएगा बच्चों किसी भी पॉइंट के लिए, वो मेरा वेलोसिटी देगा, और v और t का मैं कर्व बना रहा हूं तो मेरे को क्या देगा, किसी पॉइंट पे वो मेरे को एक्सीलरेशन दे देगा। ठीक है, अगर मेरे को जैसे हमने देखा था पहले के केस के अंदर हमने क्या कंसीडर किया था बच्चों, हमने देखा था कि x को हमने 2t² कंसीडर किया था। ठीक है, 2t² हमने कंसीडर किया था। ठीक है, तो x को हमने क्या कंसीडर किया था, x हमने क्या किया था 2t² कंसीडर किया था। और तुमसे अगर पूछा जाए कि बच्चों हमारा एक्सीलरेशन क्या होगा टाइम इक्वल्स टू t, हमको बोला गया कि एवरेज हमको निकालना है, एक्सीलरेशन हमको निकालना है टाइम इक्वल्स टू 1 सेकंड पे हमको निकालना है। तो बच्चों मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, dx बाय dt करूंगा, तो ये क्या आ जाएगा मेरा 4t, और इसको मैं फिर से डिफरेंशिएट करूंगा, मतलब ये क्या है बच्चों हमारा v तो है हमारा ये, और फिर से मैं क्या करूंगा dv बाय dt करूंगा, dv बाय dt करूंगा, तो मेरे को आंसर मिल जाएगा 4। मतलब जो मेरे को एक्सीलरेशन मिलेगा बच्चों वो क्या हो जाएगा 4 मेरे को मिल जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलेगा। इस तरह से बच्चों हम एक्सीलरेशन हम बता सकते हैं। और मेरा जो स्लोप होगा v और t का कर्व, अगर मेरा v है और ये t है और मेरी वेलोसिटी इस तरह से मूव हो रही है और मेरे को इस पॉइंट पे निकालना है, तो मैं बेसिकली इस पे क्या करूंगा, टेंजेंट बनाऊंगा, और जो इसका स्लोप होगा वो हमको एक्सीलरेशन दे देगा। ठीक है, सिंपल सी ये चीज है बच्चों जो हमको आनी ही चाहिए, बेसिक सी ये चीजें हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी से इनको कवर कर लेते हैं, जल्दी जल्दी से हम देख लेते हैं। अगर इनको तुम इन सब में से किसी को डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, the acceleration of the object at particular time is the slope of the velocity time graph, ये हमको पता है। at that time of instant for uniform motion acceleration is 0। यूनिफॉर्म मोशन के लिए कह रहा है कि बच्चों एक्सीलरेशन क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि हमको पता है v = u + at होता है। अगर इसको यूनिफॉर्म मोशन करना है, मतलब इसकी जो वेलोसिटी है, अगर ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, ठीक है, तो इसको अगर 10 मीटर की स्पीड से ही जाना है बच्चों, तो इसके अंदर एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए, हमारा एक्सीलरेशन होना चाहिए इसका 0, मतलब यूनिफॉर्म मोशन ये हो जाएगा। ठीक है, the xt graph is the straight line inclined to the time axis and vt graph is the straight line parallel to the time axis। तो मतलब अगर मेरी वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, मतलब मेरा वेलोसिटी अगर मेरा बढ़ नहीं रहा है बच्चों, तो मेरा क्या है, मेरा चेंज क्या होगा, मेरा चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। मेरा जो एक्सीलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा 0। ठीक है, फॉर मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एक्सटी ग्राफ इज पैराबोला व्हाइल vt ग्राफ इज द स्ट्रेट लाइन। तो कह रहा है कि जैसे कि हमने देखा कि जो एक्सटी ग्राफ होगा, जैसे हमने क्या देखा, ये क्या हमको बता रहा है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए मतलब अगर हमारी जो एक्सीलरेशन है कांस्टेंट है, जैसे हमने ये ग्राफ देखा है, तो ये बच्चों हमको दे रहा है पैराबोला हमको दे रहा है। ठीक है, और ये हमको क्या दे रहा है, v = 4t हमको क्या दे रहा है, एक स्ट्रेट लाइन हमको दे रहा है। ठीक है, जिसको हम अंदर हमको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हमको देखने को मिल रहा है कि मेरा a जो है कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। ठीक है, इस तरह से हम यूनिफॉर्म मोशन हम डिफाइन करते हैं बच्चों। ठीक है, हमेशा बच्चों हमने क्या करेंगे, जैसे कि dv बाई dt हमारा 4 आया है। ठीक है, अगर dv बाई dt हमारा क्या आता, dv बाई dt हमारा कुछ आता t के टर्म के अंदर आता, मान लेते कि t के टर्म के अंदर आता, कि जैसे कि मान लेते कि 5t आ जाता बच्चों, मान लेते हैं, तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है, जो मेरा एक्सीलरेशन है वो क्या है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होते जा रहा है। तो पर बच्चों इसके बारे में हम बात कभी नहीं करेंगे, इसके अंदर हम इस टॉपिक के अंदर कभी बात नहीं करेंगे कि मेरा एक्सीलरेशन जो होगा टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अगर ये इस तरह से अगर ये बात होगी, अगर मेरा एक्सीलरेशन जो होगा बच्चों वो टर्म किसी टर्म के अंदर आएगा, जैसे 5t के टर्म में आ रहा है, या a आ रहा है बच्चों हमारा, जैसे कि 4 + 6t आ रहा है,
तो बच्चों अगर इस तरह से ये आएगा तो मैं क्या बोलूंगा कि ये मेरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, इसको मैं बोलूंगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इसके बारे में हम नहीं पढ़ने वाले, बस मैंने तुमको बताया है कि अगर इस तरह से कोई भी हमारा आएगा तो हम बोल देंगे कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, सीधा तुम बोल सकते हो कि ये आउट ऑफ सिलेबस है हमारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The area under the velocity time curve between the times t1 and t2 is equal to the displacement of the object during that interval of time। कह रहा है कि अगर मेरे पास क्या है, vt कर्व है बच्चों मेरे पास इस तरह से, ठीक है, मेरे पास vt कर्व है इस तरह से, ठीक है, ये है बच्चों मेरा v और ये है बच्चों मेरा टाइम। तो मैं देख रहा हूं कि बच्चों मेरा जो वेलोसिटी है, ठीक है, ये मैं बोल देता हूं कि ये मेरा क्या है, इसको मैं बोल देता हूं बच्चों। अगर मेरे से पूछा जाए कि बच्चों ये मेरा 0 से लेके बच्चों ये 3 टाइम तक मेरा कितना एक्सीलरेशन, सॉरी मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो इसके अंदर तुमको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली तुमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, तुमको इसका एरिया लेना पड़ेगा और इसका एरिया लेना पड़ेगा, ठीक है, और इन दोनों को करना होगा ऐड, ठीक है। तो इसका एरिया क्या आएगा बच्चों, इसका एरिया मैं मान लेता हूं कि इसका एरिया आ रहा है A1 आ रहा है, और इसका एरिया क्या आ रहा है, मान लेते हैं A2 आ रहा है, ठीक है। मैं बस मैग्नीट्यूड की बच्चों में बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ कि A2 का मैग्नीट्यूड मैं ले रहा हूँ और इसके अंदर A1 का मैग्नीट्यूड मैं ले रहा हूँ। तो बच्चों मुझे देखने को मिल रहा है कि जो मेरा नीचे जो कर्व है, ये नीचे का कर्व क्या देगा मेरे को, देगा ये वाला जो कर्व है बच्चों मेरा, ये क्या देगा मेरे को, ये नेगेटिव एरिया देगा। तो मेरे को जो अगर डिस्प्लेसमेंट मेरे को निकालना है, तो मैं डिस्प्लेसमेंट मेरे को निकालना है, तो मैं क्या बताऊंगा, मेरे को करना पड़ेगा A1 माइनस A2 का मोड, अगर तुमको बस उसके मैग्नीट्यूड के बारे में जानना है तो, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट मेरे को ये माइनस करना पड़ेगा, तो मतलब बिलो दी वाई एक्सिस बच्चों मेरा जो एरिया होगा हमेशा नेगेटिव होगा और उसको हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा। और अगर तुमसे पूछा जाए कि बच्चों डिस्टेंस बताइए इसके अंदर, डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको डिस्टेंस निकालने के लिए A1 प्लस A2 करना पड़ेगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के लिए बच्चों हमको करना पड़ेगा A1 माइनस A2 और इसके लिए करना पड़ेगा A1 प्लस A2। अगर एक दूसरा एग्जाम्पल देखें, एक ग्राफ का मैं, अगर मेरा ग्राफ है बच्चों इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मैं मान लेता हूँ ये मेरा VT कर्व है, तो इसके अंदर जो बच्चों मेरा डिस्टेंस होगा और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो सेम ही आएगा, ठीक है। ये जो मेरा को इसका एरिया हमको कंसीडर करना पड़ेगा, इसके मेरा जो ये बताएगा मेरे को, ये मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मेरे को देगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी मेरा नेगेटिव एरिया नहीं है, ठीक है। इस तरह से बच्चों हम VT कर्व के अंदर इस तरह से हम बता सकते हैं। उसी तरह से बच्चों मेरे पास क्या होगा, अगर मेरे पास क्या होगा AT कर्व होगा, तो वो मेरे को क्या दे देगा, अगर मेरे पास ये AT कर्व है तो वो मेरे को वेलोसिटी बता देगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। For object in uniform accelerated rectilinear motion, the 5 quantity displacement x, time taken t, initial velocity v naught, final velocity v, acceleration a are related by a set of simple equation called kinematic equation of motion, ठीक है। काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन हमने देख ली है, वो पहली कौन सी थी बच्चों, पहली थी हमारी v इज इक्वल्स टू u प्लस at, सेकेंड थी बच्चों हमारी s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये बच्चों t है, ये याद रखना, ठीक है, ये भी मेरा t है। और थर्ड था बच्चों हमारा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये बच्चों हमारी काइनेटिक इक्वेशन है, जो हमको क्या दे रही है, हमको रिलेशन ये दे रही है, 5 क्वांटिटीज का ये हमको रिलेशन दे रही है। एक है बच्चों हमारा डिस्प्लेसमेंट x, जिसको मैंने s लिया है यहाँ पे, टाइम टेकन t, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट हमने लिया, यहाँ पर हमने लिया u, फाइनल वेलोसिटी लिया बच्चों v। तो बच्चों इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि इस यहाँ पर हमने v नॉट लिखा है, यहाँ पर हमने v लिखा है, डिस्प्लेसमेंट हमने लिखा है x, तो बच्चों बस ये मैंने डिनोट किया है ताकि हमको आसानी से ये याद हो पाए, ठीक है। तुम इसके अंदर x भी कर सकते हो, x के लिए x s लिख के तुम इसके इधर x भी कर सकते हो, u हटा के तुम v नोट भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ से तुम अगर यहाँ पे v नोट लिख दो, यहाँ पे तुम v नोट लिख दो, ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से बच्चों हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन तुमको याद होनी चाहिए। अगर तुमको ये इक्वेशन ऑफ मोशन तुमको याद नहीं है तो कुछ फायदा नहीं है बच्चों, तुम्हारे नंबर चाहे तुम कितना ही पढ़ लो, आंसर तुम्हारे नंबर आएंगे 0 ही आएंगे, अगर ये 3 इक्वेशन तुमको नहीं आती है तो इसके अंदर बच्चों हमेशा याद रखना कि ये होती है हमारी फाइनल वेलोसिटी, और हमेशा पॉजिटिव और साइन का, डी एक्सीलरेशन का, एक्सीलरेशन का कंसीडर करके ही लेना कि अगर मेरा एक्सीलरेशन हो रहा है तो बच्चों मैं क्या लूंगा, एक्सीलरेशन हो रहा है तो मैं पॉजिटिव एक्सीलरेशन लूंगा। अगर मैं डी एक्सीलरेट कर रहा हूं, मैं ब्रेक मार रहा हूं, डी एक्सीलरेट मैं कर रहा हूं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को नेगेटिव एक्सीलरेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। ये हमेशा कंसीडर करना बच्चों, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। ये हमारी
काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन से। ठीक है, ये रही हमारी काइनेमेटिक इक्वेशन v इक्वल्स टू v नॉट प्लस 80 x इक्वल टू v नॉट t प्लस हाफ 80 स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2as। If the position of the object at time t equals to 0 is 0, कह रहे जो पोजीशन हम क्या मान रहे हैं कि हमारा पोजीशन क्या है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब टाइम 0 से स्टार्ट हो रहा है और वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, पोजीशन x इक्वल टू 0 से ही स्टार्ट हो रहा है, मतलब ओरिजिन से ये स्टार्ट हो रहा है, t0 x x इक्वल टू 0, इस तरह से वो स्टार्ट हो रहा है। और कह रहा है कि इफ द पार्टिकल स्टार्ट एट x इक्वल टू x नोट, अगर मेरा पार्टिकल जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये x नोट वैल्यू में मान लेता हूँ, x नोट को मैं 0 में इसको मान रहा हूँ, मतलब ये स्ट्रेट लाइन इसी पे है, ये एक्स एक्सिस पे ही है बच्चों मेरा, मैंने बस ये दिखाने के लिए तुमको ऊपर की तरफ बनाया। मान लेते कि मेरा x नोट है बच्चों, x नोट से वो क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है मेरा मोशन, तो मैं क्या करूंगा, मैं x को मेरा जो है मेरा x का टर्म है, मैं उसको सिंपली रिप्लेस कर दूंगा, x माइनस x नोट से रिप्लेस कर दूंगा और मेरा आंसर पूरा का पूरा सेम रहेगा। ठीक है, इसमें कुछ आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, सिंबल के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों, उनके डायमेंशन के बारे में बात कर लेते हैं जल्दी से। पाथ लेंथ को बच्चों हम कैसे डिनोट करेंगे, इसका डायमेंशन होता है L, यूनिट होती है बच्चों इसकी मीटर। डिस्प्लेसमेंट को हम क्या करते हैं, डेल्टा x बोलते हैं, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट, और इसको डायमेंशन होता है L और इसको यूनिट होती है मिनट, और इसको लिखते हैं हम x2 माइनस x1 इन वन डायमेंशन, इट साइन इंडिकेट द डायरेक्शन। और बच्चों ये हमको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट हमको क्या देता है, ये हमको डायरेक्शन भी देता है और ये मैग्नीट्यूड भी हमको बताता है, और ये हमारी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी होती है बच्चों हमारी, इसका डायमेंशन होता है L t टू द पावर -1, इसको मीटर पर सेकंड भी हम इसको यूनिट इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। एवरेज को बच्चों एवरेज वेलोसिटी को हम लिखते हैं v, इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। ठीक है, और इसको हम लिखते हैं डेल्टा x बाय डेल्टा t। इंस्टेंटेनियस को वेलोसिटी को हम लिखते हैं v, और इसका बच्चों हम निकालते हैं एवरेज एक्सीलरेशन को हम लिमिट लेते हैं डेल्टा t करते हैं बच्चों इसके अंदर 0, और ये हमको बताता है कि किस इंस्टेंट पे हमारा, किसी टाइम के अंदर, कोई छोटे से टाइम के अंदर हमारा क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, उस इंस्टेंट के अंदर ये हमको बताता है। ये हमको अभी तो ये हमको dx बाई dt है, तो हमको क्या बताएगा, ये हमको ये वेलोसिटी के बारे में बता रहा है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब एक इंस्टेंट पे अगर मेरा पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है, तो मैं ये इस पॉइंट पे मैं चाहता हूँ, इस इंटरवल के अंदर मैं चाहता हूँ कि 0.001 सेकंड के अंदर मैं चाहता हूँ कि इस इंटरवल के अंदर मेरा स्पीड क्या है, मेरी वेलोसिटी क्या है, तो ये हमको इस तरह से बताता है। ठीक है, स्पीड होता है बच्चों, स्पीड होता है हमारा क्या, स्पीड होता है बच्चों हमारा एक स्केलर क्वांटिटी, इसके अंदर बच्चों बस मैग्नीट्यूड होता है, और ये क्या होता है हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। इसकी बच्चों हमारी जो इसका डायमेंशन होती है वो होती है L t टू द पावर -1, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और इसको हम कैसे कंसीडर करते हैं, इसके अंदर बच्चों हम पाथ लेंथ कंसीडर करते हैं, ना कि हम डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते हैं। टोटल पाथ लेंथ मेरे को कंसीडर करना पड़ेगा, ये वाला पूरा पाथ मेरे को कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, और इस तरह से बच्चों इंस्टेंटेनियस में करूंगा तो dx बाई dt में कर दूंगा। एक्सीलरेशन बच्चों होता है हमारा, इसका डायमेंशन L t टू द पावर -2, और इसका बच्चों होता है मेरा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एवरेज का बच्चों जिस तरह से हमने वेलोसिटी के अंदर डिफाइन किया था, इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक ये चीज है जो हमको आनी चाहिए बच्चों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। जो चीजें बच्चों हमको याद करनी है, इसके बारे में भी हमको, जिस चीजों को हमको क्या करना है, हमको रिमेंबर करना है, ये भी हम चीजें देख लेते हैं जल्दी से। द ओरिजिन एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आर मैटर ऑफ चॉइस। तो बच्चों हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमको ओरिजिन लेना पड़ता है, पॉजिटिव डायरेक्शन हमको लेना पड़ता है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम यहाँ से भी ले सकते हो बच्चों। ठीक है, पर जैसे कि तुम यहाँ से ले रहे हो तो बच्चों यहाँ से हम 0 कंसीडर कर रहे हैं, अगर यहाँ से तुम कंसीडर करोगे x को तुम रिप्लेस कर दो x माइनस x नोट से तुम रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, पर मैं तो यही कहूंगा कि हमेशा तुम ओरिजिन से ही मोशन को स्टार्ट करना, ताकि हमारा कोई कंफ्यूजन ना हो। You should first specify the choice before you assign the sign to the quantity like displacement, velocity and acceleration. ठीक है, तो बच्चों जैसे कि अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ठीक है, तो मैं पॉजिटिव लूंगा, अगर इधर हो रहा है तो मैं नेगेटिव लूंगा। वेलोसिटी अगर मेरी इधर जा रही है तो मैं बोलूंगा कि पॉजिटिव वेलोसिटी है मेरी, अगर मेरी इधर जाएगी तो मैं बोलूंगा कि नेगेटिव है। ठीक है, उसी तरह से बच्चों मेरा एक्सीलरेशन और डीएक्सीलरेशन को मैं डिफाइन करता हूँ। ठीक है, एक्सीलरेशन होगा तो बच्चों मेरी वेलोसिटी जो होगी वो ऑब्वियस सी बात है वो इंक्रीज होगी, और अगर मेरा डीएक्सीलरेशन होगा, मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन मेरा होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरी वेलोसिटी क्या होगी, धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। जैसे हम देखते हैं कि जैसे कोई मेरी नॉर्मल गाड़ी चल रही है और हम ब्रेक मारते हैं, तो उस केस के अंदर हमारा एक्सीलरेशन नहीं होता, उस केस के अंदर हमारा होता है डी एक्सीलरेशन, मतलब रिटार्डेशन भी हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है,
इफ अ पार्टिकल इज स्पीडिंग अप, अगर पार्टिकल जो स्पीड अप कर रहा है तो मतलब मेरा क्या कह रहा है, मैं इसको कह सकता हूँ कि जो मेरा एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी होगा, मतलब एक्सीलरेशन मेरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर मैंने क्या किया, ये मेरी वेलोसिटी v से जा रही है, ठीक है, और एक्सीलरेशन क्या है, मेरा पॉजिटिव है, तो मेरी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, मुझे पता है इक्वेशन ऑफ मोशन मुझे पता है v इक्वल्स टू u प्लस at। तो इसके अंदर हम क्या करें, a अगर मेरा पॉजिटिव है, टाइम तो बच्चों हमारा पॉजिटिव रहता ही है, तो मेरा ये है बच्चों मेरा इनिशियल वेलोसिटी, तो v मेरा क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। तो इसके अंदर a अगर मेरा पॉजिटिव होगा तो मेरी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो हमेशा इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। और अगर मेरा ये क्या हो जाएगा बच्चों, अगर मेरा एक्सीलरेशन हो जाएगा नेगेटिव, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को यहाँ पे करना होगा नेगेटिव, तो मेरी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। द स्टेटमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन एंड द एक्सेस। The sign of acceleration does not tell us the whether the particle speeding is increasing or decreasing। तो बच्चों अगर मेरा क्या हो रहा है, ये हमको क्या बता रहा है कि अगर मेरा एक्सीलरेशन क्या है, अगर मेरा वो साइन जो होगा बच्चों मेरा एक्सीलरेशन का, अगर वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो वो हमको नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा, क्यों, मैं इसको तुमको मैं बता देता हूँ ये क्यों नहीं बता रहा, कि अगर मेरी वेलोसिटी बच्चों पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है, और मेरी एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव है, तो मेरा क्या होगा, ये मेरा वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। और अगर मेरी क्या है बच्चों, मेरी वेलोसिटी भी नेगेटिव है और मेरी एक्सीलरेशन भी नेगेटिव है, तो मैं क्या करूंगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरी एक्सीलरेशन भी नेगेटिव है और वेलोसिटी भी नेगेटिव है, तो मेरी क्या होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। जैसे मैं देख रहा हूँ कि v इक्वल्स टू, मैं कर रहा हूँ u प्लस at, अगर मेरे u भी नेगेटिव है बच्चों, तो मैं क्या लिखूंगा, v इक्वल्स टू माइनस u, a भी मेरा नेगेटिव है, तो मैं कर दूंगा, तो मेरी वेलोसिटी क्या हो गई, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये हमको बता रहा है। The sign of acceleration as mentioned is pointed depend on the choice of positive direction of the axis। तो बच्चों जैसे इसकी डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस पे, ये डिपेंड करेगा, ठीक है। ये मेरा क्या है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, इधर मूव करेगा तो बच्चों मेरा क्या होगा, पॉजिटिव में लूंगा, इधर मैं मूव करूंगा तो मैं नेगेटिव लूंगा, ठीक है। नेगेटिव मेरे को कंसीडर करना पड़ेगा, मेरे को सारी क्वांटिटी नेगेटिव कंसीडर करनी पड़ेगी। For example, if the vertically upward direction is chosen to be the positive direction of the axis। तो वर्टिकल डायरेक्शन बच्चों जैसे पॉजिटिव y के लिए बच्चों, सॉरी वर्टिकल डायरेक्शन के लिए हम लेंगे बच्चों पॉजिटिव हम लेंगे, और y के नीचे हम लेंगे बच्चों नेगेटिव। ये हमको पता है बच्चों, ये हमने मैथ के अंदर काफी बार हमने ये सीखा हुआ है। If the particle is falling under the gravity, अगर मेरा पार्टिकल जो है फॉल होगा अंडर द ग्रेविटी, तो एक्सीलरेशन को हम लेंगे नेगेटिव, ठीक है। रिजल्ट इन इंक्रीज इन स्पीड। तो बच्चों हमारे जैसे कि मुझे पता है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर मेरा क्या है, मेरा कोई टावर है, अगर मैं क्या करूंगा, फ्री फॉल करा दूंगा, मेरी वेलोसिटी इस पॉइंट पर रहेगी 0, और जैसे नीचे नीचे आती रहेगी उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इसके बारे में तुम कोई बात नहीं, इसके बारे में तुम अच्छे से पढ़ोगे, वर्क एनर्जी पावर के अंदर तुम पढ़ोगे इसके बारे में अच्छे से, ठीक है। तो मेरी इंक्रीज होती रहती है, क्योंकि हमको पता है v इक्वल्स टू u प्लस at होता है, और यहाँ पर मेरी जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड, और वो इस डायरेक्शन के अंदर लगती है और नेगेटिव है, और मेरे को वेलोसिटी जो होती है नेगेटिव डायरेक्शन की हमको अंदर ज्यादा मिल जाती है। For particle thrown upward the same negative acceleration for result in decrease in speed। और अगर हम क्या करेंगे, एक पार्टिकल को मैंने क्या किया, ऊपर फेंका बच्चों, जैसे मेरे पास पेन है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ऊपर फेंक रहा हूँ, तो मुझे पता है कि इसकी वेलोसिटी, जैसे मैं फेंक रहा हूँ ऊपर, तो इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, और ये ऊपर जाते जाते क्या हो जाएगी, ये स्टॉप हो जाएगी और फिर से ये पाथ को रिट्रेस करेगी। The zero velocity of particle at in any instant does not necessarily imply zero acceleration। कह रहा है जो जीरो वेलोसिटी का मतलब ये नहीं है कि हमारा जो एक्सीलरेशन होगा वो जीरो होगा। क्यों ऐसा कह रहा है बच्चों, कि अगर मैंने इस पार्टिकल को क्या करा, एक मैंने बॉल को क्या ऊपर की तरफ फेंका, तो ये बॉल क्या होगी, इस तरह से ये ट्रेवल करके वापस आ जाएगी। तो यहाँ इस पॉइंट पे बच्चों मेरा क्या है, इस टाइम पे मेरी वेलोसिटी क्या है, जीरो, पर इस टाइम पे मेरी क्या है, एक्सीलरेशन मेरी क्या रहेगी, वो माइनस जी के ही बराबर रहेगी, ठीक है। इस पॉइंट पे मेरी एक्सीलरेशन जी के बराबर, माइनस जी के बराबर, इस पॉइंट पे भी मेरी एक्सीलरेशन जी के बराबर है। तो इस पॉइंट पे मैं देख रहा हूँ कि वेलोसिटी हमारी यहाँ पे कुछ हो रहेगी, v वेलोसिटी कुछ रहेगी, तो धीरे धीरे कम होती रहेगी और जीरो हो जाएगी एक टॉप पॉइंट पे जाने के बाद, फिर नीचे वापस से अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, ठीक है। तो मतलब इस पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी जीरो हो रही है, तो इसका मतलब ये मत समझना कि इस पॉइंट पे मेरी एक्सीलरेशन जीरो रहेगी, इस पॉइंट पे मेरी एक्सीलरेशन जी माइनस जी के ही बराबर रहेगी। A particle may be momentarily at rest and yet have non-zero acceleration। For example, particle thrown up has zero velocity as its uppermost point, but the acceleration that instant continue to be the acceleration due to gravity। ठीक है, जैसे मैंने तुमको समझा, यही हमको बोला गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। In the kinematic equation of motion, the various quantity are algebraic. They may be positive or negative. The equation applicable in all situation। तो बच्चों जो हमने देखा था kinematic equation, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन में देखी थी, वो हम यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं।
फॉर वन डायमेंशनल मोशन विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो बच्चों उसको बस हम वन डायमेंशनल मोशन के अंदर ही हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले रहे हैं तो हमको इसको लेना पड़ेगा, इस तरह से कंसीडर करना पड़ेगा। अगर मेरे को वाई लेना पड़ेगा तो मेरे को इसके लिए अलग से हमको बनाना पड़ेगा, इसकी जो मेरे को वेलोसिटी, इसका जो डायरेक्शन हमको अलग लेना पड़ेगा। अगर मेरा जेड है तो मेरे को इसके लिए अलग से इंडिविजुअली मेरे को सोल्व करना पड़ेगा। एक्स एक्सिस के लिए अलग इक्वेशन लगाएंगे, वाई एक्सिस के लिए अलग लगाएंगे और इसके लिए अलग लगाएंगे। ये मेरे को देखना पड़ेगा। अगर मेरा क्या है, अगर मेरे को एक्स एक्सिस का पता है, वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो मैं सीधा फॉर्मूला लगा दूंगा, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन में लगा दूंगा। और अगर मेरे को वाई के लिए निकालना है तो मुझे पता होना चाहिए कि वाई के अंदर कितना एक्सीलरेशन हो रहा है, ठीक है, और मेरा जो है कितनी वेलोसिटी से वो ऊपर जा रहा है और कितना मतलब टाइम ले रहा है, तो मेरे को इस डायरेक्शन के अंदर पता होना चाहिए। अगर मेरे को जेड एक्सिस के निकालना है तो मैं इस तरह से मैं सारे के सारे कंपोनेंट में ले लूंगा और जेड एक्सिस के अलग, ठीक है, इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। The definition of instantaneous velocity and acceleration are exact are always correct। तो वो जो कह रहा है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और जो एक्सीलरेशन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा करेक्ट होती है। While the kinematic equation are true only for the motion in while the magnitude and the direction of the acceleration are constant during the course of motion। ठीक है, तो हमने जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन हमने बात की थी, हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे उसके अंदर कांस्टेंट एक्सीलरेशन की। मतलब मेरा जो एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी वो के कांस्टेंट होगी, मतलब के की वैल्यू होगी, उसकी डायमेंशन कुछ नहीं होगी। मतलब के की वैल्यू मतलब हम एक टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी नहीं करेगी, ना एक्स के रिस्पेक्ट में वेरी करेगी, ना वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में वेरी करेगी। तो ये हमेशा याद करना, ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन की केस के अंदर आता है। जब मेरा एक्सीलरेशन क्या होगा, एक वैल्यू होगी, एक इंटीजर होगी या कोई भी रियल नंबर हो सकता है ये। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम कल करेंगे बच्चों कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। उसमें कुछ आपको डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, टेक केयर, बाय।